जो करता है वो कोई कर्म करेगा तो सकर्मक, सीधी बात, एक लाइन में परिभाषा। यदि कर्ता कोई कर्म करेगा तो सकर्मक, और यदि कर्ता कोई कर्म नहीं करेगा, अकर्मण्य बना रहेगा तो अकर्मक, सीधी सीधी परिभाषा। अब वाक्य में प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के कुल 6 भेद होते हैं, हम लोगों ने देखा था। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के भेद वाक्य में प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के 6 भेद होते हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, वीडियो में किसी एक ने कमेंट किया कि बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, बहुत जल्दी, बहुत तेज इसलिए बोल रहा था मैं, जल्दी इसलिए बोल रहा था क्योंकि हम लोग पढ़ चुके थे क्रिया ना, हम लोग विशेषण पढ़ चुके थे कई बार और उसकी रूपरेखा भी देख चुके थे, तो बीच से वीडियो शुरू नहीं किया जा सकता था, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बताना पड़ा विशेषण, और इसलिए रूपरेखा थोड़ा जल्दी जल्दी खींचनी पड़ी। तो आज बहुत आराम से चलते हैं, धीरे धीरे बता रहे थे। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के भेद, प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के कुल 6 भेद होते हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और अपूर्ण क्रिया। तो पहले एक सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया पूर्वकालिक क्रिया और अपूर्ण क्रिया। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और, तो वाक्य में प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से? बहुत बढ़िया, मैं बोल रहा हूँ, मैं नंबर बोलता हूँ, आप बोलिएगा जी। पूर्वकालिक क्रिया, अपूर्ण क्रिया, अपूर्णकालिक नहीं, अपूर्ण क्रिया। अभी देखेंगे, अभी चलेंगे धीरे धीरे वहाँ पहुँचेंगे। अभी शुरू करेंगे प्रथम सोपान से तो आखिरी में पहुँचेंगे वहाँ, अभी देखेंगे कैसे अपूर्ण क्रिया हो रही ना। तो मैं बोल रहा हूँ, आप बताइएगा कौन कौन सी क्रिया। नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6। तो प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद? 6 भेद। कौन कौन से, एक बार फिर से बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे, एक साथ बोलेंगे सब लोग। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो कितने भेद? 6 भेद। कौन कौन? सामान्य क्रिया, मूल धातु से बनी, मूल धातु अथवा एक धातु से बनी क्रिया क्या कहलाती है? सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे मैंने पाठ पढ़ा, अभी समझ लेंगे बाद में लिखेंगे। जैसे मैंने पाठ पढ़ा, माँ पुस्तक ले आई, मैंने पाठ पढ़ा। अब परिभाषा क्या है? मूल धातु अथवा एक धातु से जो क्रिया बनती है, जिस क्रिया का निर्माण होता है, वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे पढ़ धातु, एक धातु इसमें आया है, केवल एक ना, तो क्या है? सामान्य क्रिया है। माँ पुस्तक ले आई, माँ पुस्तक लाई, ला धातु, केवल एक धातु का प्रयोग हुआ है। जैसे तुमने खाना खाया, तुमने
खाना खाया। बाबू ने खाना खाया, तो क्या है खाया, खा धातु ना, खा एक ही धातु एक धातु का प्रयोग हुआ तो क्या है सामान्य क्रिया। अब दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग या दो या दो से अधिक धातुओं से जो क्रिया बनती है वो क्या कहलाती है, संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे नहीं, वह जा नहीं रहा है। जैसे अध्यापक पुस्तक पढ़ाने लगे या अध्यापक पाठ पढ़ाने लगे। एक सेकेंड, ठीक है, वो भी है, ठीक है मौर्य, बिल्कुल सही है। अभी इसको देख लें तो उसको भी देख लेते हैं। अध्यापक पाठ पढ़ाने लगे, पढ़ और ल धातु दोनों हो गया तो क्या है ना, और ला धातु तो वह जा रहा है। हाँ क्या कुछ कह रहे हैं, वह जा रहा है, जा और दो क्या है संयुक्त क्रिया। अब जो मुख्य क्रिया होती, जैसे अध्यापक पाठ पढ़ाने लगे, तो जो ये मुख्य क्रिया, जो ये क्रिया है, इसे प्रधान क्रिया या मुख्य क्रिया कहते हैं। प्रधान क्रिया अथवा मुख्य क्रिया। और जो लगे ला धातु है, इसे रंजक क्रिया या सहायक क्रिया कहते हैं। रंजक क्रिया अथवा सहायक क्रिया, ठीक ना। अब अर्थ की दृष्टि से संयुक्त क्रिया के कुल 11 भेद होते हैं। आरंभ बोधक, समाप्ति बोधक, आदेश बोधक, अनुमति बोधक, नित्यता बोधक, आवश्यकता बोधक, निश्चय बोधक, इच्छा बोधक ना, इच्छा बोधक, और क्या नाम है एक हो निश्चय बोधक, इच्छा बोधक, और नहीं प्रश्नवाचक नहीं, निश्चय बोधक। कुल 11 भेद होते हैं। लिखते हैं तो देखते हैं। पहला है आरंभ बोधक, समाप्ति बोधक, आवश्यकता बोधक, नहीं आरंभ बोधक, समाप्ति बोधक, अवकाश बोधक, अनुमति बोधक, नित्यता बोधक और आवश्यकता बोधक, निश्चय बोधक, और निश्चय बोधक के साथ एक और है, हाँ निश्चय बोधक, इच्छा बोधक और अभ्यास बोधक, और एक है शक्ति बोधक और पुनरुक्त शक्ति क्रिया ना। देखते हैं अभी कौन कौन से। कुल 11 भेद होते हैं। पहला है आरंभ बोधक। जिस संयुक्त क्रिया से क्रिया के आरंभ होने का बोध होता है, वहाँ आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया होती है। जैसे पानी बरसने लगा, तो पानी बरसने लगा, आरंभ होने का बोध हो रहा, पानी बरसने का जो बरसात होने का बोध हो रहा ना, बरसात आरंभ होने का बोध हो रहा है। पानी बरसने लगा, वह जाने लगा, ढोल बजने लगा, क्या है आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। ढोल बजने लगा ना, बजने लगा आरंभ हो गया। पहले गांव में क्या होता था, जैसे कुश्ती होती थी पहले, तो जो लड़ाता था कुश्ती, जो पहलवान होता था, वो शुरू करता था सुबह होते ही, तो वो डंका बजाने लगता था, ढोल बजाने लगता था, तो लोग आने लगते थे। तो ढोल बजाने लगा तो क्या हो गया आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया ना। अब समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया, इसी तरह जैसे आरंभ बोधक, जिस संयुक्त क्रिया के द्वारा
कार्य की समाप्ति, क्रिया की समाप्ति का बोध होता है, वो समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे वह रो चुका, वह गा चुका, पूर्णता का, जिस क्रिया की पूर्णता का बोध हो, जिस क्रिया के व्यापार का पूर्णता का बोध हो, क्या कहलाता है? समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया कहलाती है। अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया, अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया। 11 संयुक्त क्रियाओं का नाम लिख दूं क्या? पहले लिख देता हूं, उसके बाद बताता हूं ना। अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया, नंबर 4 अनुमति बोधक, नंबर 5 नित्यता बोधक, नंबर 6 आवश्यकता बोधक, सात निश्चय बोधक, आठ इच्छा बोधक, नौ अभ्यास बोधक, 10वां शक्ति बोधक, 11वां पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। अब एक भी लिख दूं, जब लिख दिया तो आरंभ बोधक, समाप्ति बोधक। पृथ्वीनाथ पांडे ने अपनी पुस्तक में संयुक्त क्रिया को अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के कुल 11 भेद माने हैं। एक अतिशयता बोधक और एक उन्होंने अर्थ में प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के कुल 13 भेद माने हैं। और कामता प्रसाद गुरु, वासुदेव नंदन और अन्य लोगों ने कुल 11 भेद माने हैं। केवल पृथ्वीनाथ पांडे ने प्रयोग की दृष्टि से संयुक्त क्रिया के कुल 13 भेद माने हैं। पृष्ठ नंबर 18 पे, हाँ, डॉक्टर हरदेव बाहरी पृष्ठ नंबर 18 पे ना, हाँ हाँ, पृष्ठ नंबर 18। ये क्या हुआ? ये 10 हो गया, ये 3 13 हो गया ना, 5 3 18, आगे ही 18 पे उन्होंने लिखा है ना। 18 उन्होंने रोमन अंकों में लिखा है और इसमें नहीं लिखा है जो मानक के आधार पे, इस तरह उसके बाद मानक शुरू कर प्रारंभिक पृष्ठों पे ही लिख दिया है, ठीक है ना। तो अवकाश बोधक, जिस संयुक्त क्रिया में अवकाश के निष्पन्न, जिस संयुक्त क्रिया में क्रिया के निष्पन्न के अवकाश बोधक अवस्था का बोध होता है। अब अवकाश बोधक अवस्था क्या है, इसको मैंने ढूंढने का प्रयास किया, ये मिला नहीं। जैसे हाँ, जैसे वह मुश्किल से सो पाया, बड़ी मुश्किल से सो पाया, वह मुश्किल से सो पाया। कोई बाधा, हाँ कोई बाधा आई, जैसे इतने मच्छर लग रहे थे रात में कि बड़ी मुश्किल से सो पाया, किसी तरह से नींद आई, काटते रहे रात भर इधर उधर ना, सारी रात मच्छरों की फौज ने काटा और वो सो नहीं पाया ना। वह बड़ी मुश्किल से जाने पाया, आने पाया, अवकाश बोधक क्रिया है। अनुमति बोधक, जिस क्रिया में अनुमति या आदेश का बोध होता है वह क्या कहलाता है?
अनुमति बोधक क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो, जाने दो, मुझे खेलने दो। ठीक है ना, आदि। नित्यता बोधक, जिस संयुक्त क्रिया से कार्य की नित्यता का बोध होता है अथवा कार्य के बंद न होने का भाव प्रकट होता है, उसे क्या कहते हैं? मैंने क्या बताया अभी, जो बताया बताइए। नित्यता बोधक किसे कहते हैं? मैंने बताया कि जिस संयुक्त क्रिया के माध्यम से कार्य के न बंद होने का बोध हो, ना क्रिया की नित्यता का बोध हो, क्रिया निरंतर चल रही है। जैसे वह बोलता गया, तोता पढ़ता गया, पेड़ बढ़ता गया, ना जैसे पढ़ता गया, नित्यता का बोध है। जैसे कार्य रुक नहीं रहा है, कार्य के बंद होने का बोध नहीं हो रहा ना। जैसे तोता बोलता गया, जब तोता बोलता है तो चुप नहीं होता है ना, बोलता रहता है। जैसे उसकी याद आती रही, उसकी याद आती रही, काम रुक नहीं रहा, बंद होने का बोध नहीं हो रहा, याद आ रही तो आती ही रह रही है, कब तक है पता नहीं है। उसकी याद आती रही, लगातार याद आ रही ना, रात भर याद आती रही, दिन भर आती रही, फिर सो गया, बेहोश हो गया याद करते करते, उसकी याद आती ही रही ना, बंद नहीं हुई। पेड़ बढ़ता गया, फिर उठा, फिर याद करने लगा। जब श्री कृष्ण भगवान मथुरा चले गए तो गोपिकाएं याद करती रहीं ना, रोती थी, उठती थी, गिरती थी, बेहोश हो जाती, फिर उठती थी, फिर रोने लगती थी, फिर गिरती थी, फिर गिर गिर के बार बार गिरती थी। गाय रोती थी, जो जहाँ था वहीं रंभा रही थी, गाय बार बार रो रही थी, स्त्रियां रो रही थी, बच्चे रो रहे थे, बूढ़े रो रहे थे, दोस्त रो रहे थे, सखा रो रहे थे ना। पेड़ बढ़ता गया, तो अब पेड़ लगातार कार्य बंद नहीं हो रहा है, निरंतर चल रहा है कार्य ना, बढ़ता गया लगातार। अब बढ़ने दीजिए तब जी, वो दौड़ते हुए आ रहे हैं, तो ये भी अभी दौड़ते हुए आ रहे हैं, ठीक, ये भी है नित्यता बोधक है। नित्यता को उन्होंने निरंतरता कर दिया है, जो 13 भेद किए हैं, 13 भेद, हाँ अच्छा। और एक अतिशयता बोधक उन्होंने किया, मैं देख रहा था, हरदेव बारी को पढ़ रहा था, तो उन्होंने अतिशयता बोधक लास्ट में 12वां नंबर अतिशयता बोधक, और क्रिया के वो प्रयोग की दृष्टि से एक और, अर्थ के प्रयोग की दृष्टि से एक और 13वां भेद। यद्यप बाकी कामता प्रसाद गुरु और वासुदेव नंदन ने केवल 11 भेद माने हैं, केवल हरदेव बारी ने 13 दिए हैं ना। आवश्यकता बोधक, जिसमें जिस संयुक्त क्रिया के माध्यम से कार्य की आवश्यकता अथवा कर्तव्य परायणता का बोध होता है, वहाँ क्या होता है? आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया होती है। जैसे मुझे यह कार्य करना पड़ता है, मुझे यह कार्य, कोई भी कार्य करना पड़ता है। जैसे मैंने कह दिया मुझे व्याकरण पढ़ाना पड़ता है, ये क्या है? आवश्यकता बोधक, आवश्यकता है, पढ़ाना पड़ेगा, मेरा कर्तव्य है ना, मुझे व्याकरण पढ़ाना पड़ता है, मुझे व्याकरण पढ़ाना पड़ता है ना, कर्तव्य बोध है। अब निश्चय बोधक, जैसे जिस संयुक्त क्रिया में क्रिया के निश्चय का बोध होता है, क्रिया के निश्चय, जैसे उसने कहा अभी मैं तुम्हें मार बैठूंगा, दिया है वासुदेव नंदन ने, अभी मैं तुम्हें मार बैठूंगा, वह गिर पड़ा, निश्चय का बोध है, मार दूंगा, पक्का मारूंगा, अभी मैं तुरंत मार दूंगा, तुम मार बैठूंगा अभी तुरंत, कहते ना चुप रहो, तुरंत मार बैठूंगा, अभी फालतू बात ना करना, तुरंत मार बैठूंगा। जैसे वह गिर पड़ा, निश्चय है कि गिर पड़ा, तुरंत गया और लड़खड़ाए, बीच में सीढ़ी फंस गया, गिर गया, तड़ाक से मुंह फूट गया, गिर पड़ा ना, तो निश्चय का बोध है। इच्छा बोधक, जैसे किसी कार्य, जिस संयुक्त क्रिया में क्रिया की इच्छा का बोध होता है। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, जैसे वह घर आना चाहता है, वह
कोचिंग आना चाहता है, इच्छा ना जता रहा है, वह कोचिंग आना चाहता है, इच्छा जता रहा है। कोई खड़ा है कह रहा तो किसी ने कहा अरे सर वो भी अंदर आना चाहता है, आओ बैठो ना, इच्छा जता रहा है, वो अभी खाना चाहता है, इच्छा बोधक। अभ्यास बोधक, जिसमें जिस संयुक्त क्रिया से क्रिया अथवा कार्य के अभ्यास का पता चलता है, अभ्यास का बोध होता है। जैसे वह पढ़ा करता है ना, वह गाना गाया करता है, वह आपको याद किया करता है। क्या है? अभ्यास बोधक। अभ्यास कर रहा बैठ, कोई कहते अरे वही किनारे बैठ के टुकुर टुकुर देखा करता है। क्या है? क्या पढ़ता लिखता कहाँ था यार, वहीं बैठ के ऐसे टुकुर टुकुर देख, क्या पास होगा, टेस्ट में कहाँ नंबर आएगा, टुकुर टुकुर देखा कर, अभ्यास करता देखने का ना, अभ्यास बोधक। शक्ति बोधक, जिस संयुक्त क्रिया के माध्यम से क्रिया के शक्ति का एहसास होता है, शक्ति या उसके बल का एहसास होता है। जैसे वह मैं चल सकता हूँ, मैं पढ़ सकना, सकना जिसमें सकना अर्थ जुड़ जाए वो क्या होता है? शक्ति बोधक। जैसे मैं चल सकता हूँ, मैं व्याकरण समझ सकता हूँ, मुझे इतनी समझ है कि मैं समझ सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, हाँ मैं दौड़ सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा? शक्ति बोधक। अब पुनरुक्त संयुक्त क्रिया, दो क्रियाओं, दो समान ध्वनि वाली क्रियाओं के योग से जो क्रिया बनती है, समान ध्वनि वाली, वहाँ क्या होती है? अगर नहीं समझ में आए तुरंत पूछ लेंगे, रोक देंगे, तुरंत आगे नहीं बढ़ने देंगे ना, फिर बाद में अभी लिखेंगे बेहतर तरीके से इसको विस्तृत रूप से, अभी समझेंगे। पुनरुक्त संयुक्त क्रिया समान ध्वनि वाली क्रियाओं से, समान ध्वनि वाली, दो समान ध्वनि वाली क्रियाओं के योग से मिलने से, उनके इकट्ठा होने से जो क्रिया बनती है वो क्या कहलाती है? पुनरुक्त संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे पड़ोसियों से मिला जुला करो, मिला जुला ना, मिलना जुलना, ये क्या है? समान ध्वनि वाली क्रियाएं हैं ना, तो क्या कहलाएगी? पुनरुक्त संयुक्त क्रिया कहलाएगी। कभी मुझसे भी बातचीत कर लिया करो, क्या है? बातचीत कर लिया करो ना, बातचीत कर, बातचीत, मिला जुला, आना जाना, देखना सुनना, अरे मेरी तरफ भी देख लिया करो, देख सुन लिया करो। क्या है? देखिए सुनिए, मतलब देखिए भी सुनिए, समान भिन्न समानार्थक क्रिया, एक ही ध्वनि से उत्पन्न हो रहे ना, समान ध्वनियों से उत्पन्न होने वाली, वह अक्सर यहाँ आया जाया करते हैं। कौन? जो पढ़ाता होगा आया जाए, जो पढ़ता हुआ रुक, अरे कहते हैं अरे यार उसको देखता तो हूँ यार, आता है गाड़ी लेके खड़ा होता, अक्सर आया जा करता है, आया बैठा, गाड़ी खड़ा किया और बतियाया, ऐसे खुश फुसर ऐसे बात के चला गया तुरंत। क्या है? अक्सर आया जाया करता है। अरे देखता हूँ वो तो अक्सर आया जाया करता है यहाँ, उधरिया वो इधरिया ये खम्भवा कसवा मिलते हैं, बतियाते तुरंत, ये इधर वो उधर, अक्सर आया जाया करता है ना, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया ना। अब उसके बाद सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली क्रियाएं क्या कहलाती हैं? संयुक्त नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं ना। जैसे ये पूछा जाता है, ये नाम धातु क्रिया पूछी जाती है। अच्छा ठीक, नित्यता बोधक में कार्य के बंद ना होने का रहता है आभास ना, जिसमें निरंतरता बनी रहे, कार्य बंद ना हो, ऐसा लगे कि नित्य रूप से कार्य जारी है। और नित्यता, जैसे पेड़ बढ़ता गया, लगातार बढ़ रहा है। और अभ्यास मतलब होता है वह निरंतर पढ़ा करता है, अभ्यास करता रहता है, पढ़ने का पढ़ा करता है, वह निरंतर लिखा करता है। ऐसा आभास हो कि कार्य जो है वो अभ्यास के माध्यम से चल रहा है, वह बैठा हुआ देखा करता है ना, बैठ के देखा करता, अभ्यास कर रहा है, पढ़ने का अभ्यास कर रहा है, देखने का अभ्यास कर रहा है ना। क्या है? अभ्यास बोधक। और जिसमें नित्यता बनी रहे, बोलता गया, चलता गया। अब ये पता नहीं कि कहाँ तक चलेगा, ये मालूम नहीं कहाँ तक चलेगा ना। जैसे लगा, हाँ वह लगातार बोलता गया, अब बोलता गया, लगातार बोल रहा है, बोलता गया, लेकिन अभ्यास क्या? अभ्यास किया जाता है किसी चीज़ का, वो अपने आप नहीं होता है अभ्यास ना। जैसे लिखा करता है बैठ के, क्रिया वो लिख रहा है,
सर ये जो नित्यता बोधक है, हाँ। निरंतरता बोधक, इसमें मुख्य क्रिया के साथ रहा रही जोड़ा जाता है, क्या बिल्कुल। 95% लगेगा? और इसके साथ और जो ये बिल्कुल ठीक, एकदम सही मौर्य जी, क्या बात है, वाह, क्रिया के मैंने दिमाग क्यों नहीं लगाया ये। और इसमें क्या है, और जो ये अभ्यास अभ्यास बोधक है, इसमें करता है लगा रहता है, करता है, करना शब्द प्रयुक्त होता है, बिल्कुल ठीक। अभी नोट्स में मैं लिखाऊंगा, इसमें करता है हमेशा करना का प्रयोग होता रहता है, क्रिया के मुख्य क्रिया के साथ करता है, करना है का प्रयोग होता रहता है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल यही है ना। अब नाम धातु क्रिया दोनों दोनों एक साथ लिखा दीजिएगा तो एग्जाम्पल जिससे सबको समझ में आ जाएगा। जी अगर बिल्कुल, अलग-अलग हुआ तो कंफ्यूज हो बिल्कुल मौर्य जी, बिल्कुल साथ में लिखा, इन उदाहरणों को साथ में लिखा देंगे, बिल्कुल ठीक। नाम धातु क्रिया, अब यही पूछा जाता है, कभी कभी नाम धातु क्रिया पूछी जाती है और प्रेरणार्थक क्रिया भी पूछी जाती है। तो नाम धातु संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? जिन क्रियाओं का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से होता है वह नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे पूछा गया था गरम से गरमाना, इसमें क्या है? ये विशेषण से बनी क्रिया है, गरम से। यदि तद्भव और तत्सम दो रूप है, यहाँ देखेंगे, इसको जरा देख लेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। अनुप्रिया नहीं है क्या? अनुप्रिया ने टेस्ट दिया था तो उसने पूछा मुझसे, अनुप्रिया ने, उन्होंने, तो जैसे एक रूप है तद्भव गर्म, गर्म, अगर गर्म आता है तो ये संज्ञा से बनी क्रिया कहलाएगी। संज्ञा है, संज्ञा, सॉरी, देखिए मेरी बात सुनिए, अभी मैं यही बता रहा था, यही बात मैं बता रहा था। एनसीईआरटी पृष्ठ नंबर 104 पे जाके देखेंगे गर्म, और अगर ये गर्म होता, गरम, तो विशेषण से बनी क्रिया ना, मैंने ग्रुप में भेजा, इसको देख लेंगे मनोज भाई। अगर गरम है तो गरम से नामधातु क्रिया हो जाएगी गरमाना, ये पूछा गया है। और अगर गर्म आ जाता है तो मौर्य जी ने देखा, मैंने भेजा है ग्रुप में, मौर्य जी इसको गरमाना, ये एनसीईआरटी में दिया है और ये बाकी सब लोगों ने दिया है ना, वासुदेव नंदन ने भी दिया है, पृष्ठ नंबर 134-35 पे है शायद ये, और कामता प्रसाद गुरु ने भी दिया है। अगर गरम जैसे है नरम से नरमान, अभी देखेंगे, चलिए। नाम धातु क्रिया जैसे संज्ञा से बनी क्रियाएं, अब जैसे इधर संज्ञा है, इधर नाम धातु क्रिया, बात से बतियाना, लज्जा से, बहुत बढ़िया, दुख से दुखाना, अच्छा दुखाना। अब जैसे जूता से जुतियाना, हाँ, लात से, बिल्कुल ठीक, लतियाना, हाथ से हथियाना, ये भी आया है, हाँ, हथियाना। लाठी से लठियाना, जैसे गांव में दादा दादा जी रहते हैं, बैठे कहीं गए, दिया है और ये परीक्षा पूछा ये पूछा गया है, ये लठियाना, ये पूछा, ये हाथ से हथियाना, गर्म से गरमाना, ये गर्म आएगा अगर ये गर्म आएगा तो संज्ञा से, और अगर गर्म आएगा तो विशेषण से। कौन सा? गर्म भाववाचक के अंतर्गत आएगा। संज्ञा पढ़े थे जब पढ़ाए थे, वीडियो यद्यप नहीं बनी थी, मैंने मना कर दिया था, लेकिन वो आप संज्ञा पढ़े होते तो शायद बेहतर तरीके से समझ पाते। फिर कभी समय मिलेगा तो पढ़ा दूंगा, हम लोग डिस्कस कर लेंगे उस पर ना। देख नहीं सकते, वो भाव में ही है, वो भाव में आएगा ना, देख नहीं सकते। हाँ। अब जैसे विशेषण से नाम धातु क्रिया बनाना, विशेषण से नाम धातु क्रिया इधर है। जैसे अब यहाँ गरम आता है तो गरमाना, नरम से नरमाना,
लंगड़ा से, हाँ नरियाना माने क्या होता है, अकड़ दिखाना होता है क्या, ऐठन, हाँ लोग घी दे बाभन नरिया ना, तो क्या है घी देना मतलब घी भी दे रहा हूँ और बिल्कुल अकड़ दिखा रहा है, ठीक नहीं है। नरियाना, लंगड़ा से लंगड़ाना, हाँ लंगड़ाना। और जैसे तोतला से तुतलाना, तोतला से तुतलाना। दोहरा से दोहराना, दोहराना, दोहराना। 60 से सठियाना, चिकना से चिकनाना। ठीक ना। अब अनुकरणवाची शब्दों से बनी नाम धातु क्रियाएं। मिटा दे रहे हैं ना। जैसे अनुकरणवाची और नाम धातु क्रिया, ठीक ना। जैसे थप थप, थप थप से बड़बड़ से कंप कंप से कब, ये नाम धातु, ये अनुकरणवाची क्रिया है ना। अनुकरणवाची, अनुकरणवाची और नाम धातु, अनुकरणवाची क्रिया से नाम धातु क्रिया का निर्माण है। तो अनुकरणवाची शब्द जैसे बड़बड़ है, तो बड़बड़ से समझे क्या है, बड़बड़ बड़बड़ दिन भर किए बड़बड़ाते रहते हो यार, बड़बड़ाना। बैठिए मनोज भाई, आपका स्वागत है। घर घर से घर घर आना, या टन टन से टन टनाना, रोज घंटी टन टनाते ना। फिर उस, हाँ खट खट से खटखटाना, जी जी, दरवाजे पे खटखटाना। हाँ सर एक प्रश्न है, पूछिए। सर जैसे ये प्रयोग की दृष्टि से मतलब 6 है या मैंने 6 ही पढ़े हैं। रचना की दृष्टि से 2, सकर्मक अकर्मक, प्रयोग की दृष्टि से 6 या 2 और आप जानते हो तो बताइए मौर्य जी। याद नहीं आ रहा, कहीं हम देखें 8। वासुदेव नंदन ने और कामता प्रसाद गुरु ने 6 दिए हैं ना। 8 8 8 और क्या है, 2 और क्या है, 8 किसने कहा, कहाँ पढ़े हैं, कहाँ, हाँ वो भेज दीजिएगा ग्रुप पे, ठीक है। लेकिन कामता प्रसाद और वासुदेव नंदन ने, यौगिक क्रिया जो है, हाँ योगी, देखिए सुनिए मेरी बात, सुनिए, बहुत बहुत बढ़िया। मैंने क्रिया जब देखा तो उसमें बहुत ढेर सारा ऊट पटांग उल्टा सीधा बहुत ज़्यादा था। एक सीधा सीधा जो मुझे एनसीईआरटी की तर्ज पे जो मुझे अच्छा लगा, मैंने उसको नोट कर लिया, जो आवश्यक लगा, जो अच्छा था, जो पूछा जाने योग्य था, जो पूछा गया था। बाकी इस तरह से बहुत ज़्यादा उल्टा यौगिक नाम धातु इस तरह के कई भेद किए गए थे, बहुत ढेर सारे थे। इसी प्रकार मैं क्रिया विशेषण पढ़ रहा था, तो क्रिया विशेषण पढ़ते पढ़ते बड़ा मैं कन्फ्यूज हो गया, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा था। तो जो मुझे सीधा सीधा लगा मैंने उसको उसी तरह से नोट्स बनाया। बहुत ज़्यादा इधर उधर करने क्या तो पूरा ग्रंथ बन जाता ना उस तरह से, इसलिए केवल 6 प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के। वासुदेव नंदन ने भी 6 किए हैं, एनसीईआरटी में भी 6 है ना प्रयोग की दृष्टि से। अब प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। प्रेरणार्थक क्रिया के 2 भेद होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक क्रिया जैसे
मालिक नौकर से कपड़े धुलवाता है, ठीक ना। अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वाता है तो क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रथम प्रेरणार्थक जिसमें कर्ता कार्य में संलग्न रहते हुए कार्य किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वो क्या कहलाता है, प्रथम प्रेरणार्थक। जैसे माँ बच्चे को खाना खिलाती है, माँ उसमें स्वयं संलग्न है और प्रेरित कर रही खाना खिलाने, तो क्या है, प्रथम प्रेरणार्थक है। और यदि कर्ता कार्य में संलग्न न रहते हुए किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित करे तो द्वितीय प्रेरणार्थक। जैसे रमा आया से कपड़े धुलवाती है, तो क्या हो जाएगा, द्वितीय प्रेरणार्थक। पूर्वकालिक क्रिया जिसमें प्रथम क्रिया एक पहली क्रिया मुख्य क्रिया से पहले एक क्रिया हो चुकी होती है, उसके बाद मुख्य क्रिया होती है, वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। अथवा जिसमें कर्ता एक क्रिया को करके तत्क्षण उसी समय दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है, दूसरी क्रिया में संलग्न हो जाता है, तो वह क्या कहलाती है, पूर्वकालिक। जो पहली क्रिया रहती है वह, जैसे एक उदाहरण, जैसे वह नहाकर पूजा करता है, वह नहाकर पूजा करता है, हाँ ठीक है, वो भी ठीक है। वह नहाकर पूजा करता है, तो नहाकर पहले नहाता है फिर उसके बाद तुरंत पूजा। ऐसा कोई करता है क्या, पहले नहाता है फिर सेंट वेंट मार बाल वाल झाड़ पर जूता मोजा पहन तब उसके बाद फिर पूजा, इस तरह कोई करता है क्या, नहाता है, नहा के तुरंत क्या होता है, पूजा। अब ये जो नहाकर है जिसमें कर शब्द जुड़ा रहता है, जिस प्रथम क्रिया के अंत में कर जुड़ा रहता है, वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। यहाँ नहाकर क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। पूजा करना मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया के पहले एक प्रथम क्रिया हो चुकी है, और जो पहली क्रिया हो चुकी है उसी को क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, ठीक ना। जैसे हाँ, वह खाकर सोता, क्या बोले, वह खाकर सोता है ना, जैसे वह खाकर सोता है, वह खाना खाकर सोता है। वह खाकर, तो पहले खाकर हो चुका, पहले खाना खा लिया उसके बाद सोया। कोई ऐसा करता है, खाना खाता पहले फिर मोटरसाइकिल निकालता है, फिर गया पान पत्ता खाया, थूका थाका इधर उधर, उसके बाद चाय पिया, घूमा टहला 2 राउंड, उसके बाद रात में आके, इस तरह से कोई सोता है नहीं ना। खाता है पहले एक क्रिया करके फिर तुरंत तत्क्षण उसी क्षण दूसरी क्रिया में दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है करता। हाँ, खाए तुरंत सो गए, तुरंत खाए और थाली उधर किनारे करके तुरंत, तो क्या है, तो ये खाकर क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया ना। अपूर्ण क्रिया, जहाँ वाक्य में मुख्य क्रिया के होते हुए भी अपूर्णता का बोध होता है, वहाँ क्या होती है, अपूर्ण क्रिया होती है। यह क्रिया किसी अन्य शब्द के माध्यम से पूरी की जाती है, कोई और शब्द आता है। जैसे राहुल उड़ा रहा है ना, क्या उड़ा रहा है, राहुल। अब अधूरा लग रहा वाक्य ना, राहुल उड़ा रहा है, तो यहाँ कुछ लग रहा है ना, गड़बड़, पूर्ण नहीं लग रहा है ना, तो राहुल पतंग उड़ा रहा है। ठीक ना, यहाँ पतंग उड़ा रहा है, अब पूर्ण हो गया। अब इसी तरह संयुक्त क्रिया है, जब मुख्य क्रिया को पूरा करने में जो क्रिया सहायक होती है, मुख्य क्रिया को पूरा करने में जो क्रिया सहायक होती है तथा उसके अर्थ को स्पष्ट करने में जो क्रिया सहायक होती है, वो क्या कहलाती है, सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे वह खाता है, अब अगर है नहीं रहता तो वह खाता, क्या खाता था कि है, जाएगा, आएगा, क्या, तो ये क्या कहलाएगी, है मुख्य क्रिया कहलाएगी। जैसे वह जाता था, आता था, तो था क्या कहलाएगी, मुख्य क्रिया कहलाएगी। अब लिख लेंगे ना, अगर जब कर्ता, जैसे मैं टीचर हूँ, मैं इस समय अध्यापक हूँ ना, जब वहाँ पढ़ता हूँ तो आपके साथ छात्र, आपका सहपाठी रहता हूँ, तो जब मैं किसी कार्य को करवाने के लिए आपको, मैं स्वयं कार्य ना करके आपसे करवाता हूँ, जैसे मैंने कह दिया कि आप लिखिए, अध्यापक छात्र को नोट्स लिखवाता है,
नोट्स लिखवाता है ना छात्र से, गिरी रेणु से नोट्स लिखवाते हैं। अब ये क्या हो गया, मैं स्वयं नहीं लिख रहा हूँ ना, मैं प्रेरित कर रहा हूँ आपको लिखने के लिए ना। छात्र अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है, मैं स्वयं संलग्न नहीं हूँ उस काम में मैं संलग्न नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको करने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। इसके दो भेद होते हैं। अब यदि आप पत्र लिख रही हैं या नोट्स लिख रही हैं, मैं भी आपके साथ उसमें कुछ हेल्प करूं, तो क्या हो जाएगा, तो प्रथम प्रेरणार्थक हो जाएगी। और यदि मैं हेल्प नहीं कर रहा हूं, स्वयं आपको प्रेरित कर रहा हूं, आप नोट्स लिख डालिए ना। जैसे मैंने कह दिया कि कपड़ा धुल डालिए, कपड़ा आप धोइए अपना, तो क्या है, तो द्वितीय प्रेरणार्थक। नहीं आई बात समझ में, आ गई ना, ठीक। सामान्य क्रिया, जब आप लेट आएंगे तो सामान्य क्रिया क्यों बताएं। हाँ नहीं, एक बात कह रहे हैं, जैसे आप थोड़ा लेट आए थे, आप वीडियो में देख लीजिए सामान्य क्रिया। देखिए सामान्य क्रिया क्या होती है, जो मूल धातु से बनती है, एक धातु से। मैं ऐसे विनोद के भाव से कह रहा था, आप 50 बार पूछेंगे मैं 50 बार बताऊंगा, वो नहीं, आप विलम्ब से आए ना। जो विलम्ब से आएगा, जो जागत है सो पावत है, और जो सोवत है सो खोवत है, जो लेट आवत है सो गड़बड़ा जाता है ना, वो नहीं पा रहा। मुख्य सामान्य क्रिया होती है, जो एक मूल धातु से जो क्रिया बनती है वो क्या कहलाती है, सामान्य क्रिया कहलाती है। या एक धातु से जो बनती है, जैसे मैंने पाठ पढ़ा, तो पढ़ धातु है, इसमें पढ़ एक धातु का प्रयोग हुआ है, केवल एक पढ़ धातु का प्रयोग हुआ, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी, सामान्य क्रिया ना। संयुक्त क्रिया आपने देखा ही कैसे होता है ना, ठीक, वही सामान्य क्रिया संयुक्त क्रिया। सकर्मक किसे कहते हैं सोनू भाई, जैसे गीत गाती है, हाँ, तो गीत क्या है, इसमें गीत गाती है, तो में कर्म कहाँ है, नहीं गा रहा है, ठीक है, बिल्कुल ये सकर्मक है, अकर्मक नहीं है। गाना सकर्मक है, कुछ ना कुछ गाएगा ही गाएगा ना, गीत गा रही ना, ये सकर्मक क्रिया मैंने लिखाया है। सकर्मक के भेद में कुछ क्रियाएं, सकर्मक में कुछ क्रियाएं, उसमें उनका कर्म जो है स्पष्ट नहीं होता, उसमें छिपा रहता है। वह गा रहा है तो कुछ ना कुछ गाएगा, गा रही है तो कुछ ना कुछ गाएगी ही, गारी गाएगी, बिरहा गाएगी ना, सोहर गाएगी आराम से बैठ के, फाग गाएगी, होली आ रहा है, फाग जानते हैं, फाग, डेढ़ ताल, चौताल, ये सब फाग की विधाएं हैं ना, ठीक, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए प्रयोग लिखेंगे, प्रयोग के आधार पर आया समझ में ना, आया, हाँ, प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। क्रिया के भेद, प्रयोग के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं। अब आप चाहे ऐसे बना लेंगे और चाहे आप 1 2 3 4 5 6 करके लिख लीजिए। प्रयोग के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और अपूर्ण क्रिया। इसमें देख लेंगे। हाँ देखिए, हेडिंग डालेंगे सामान्य क्रिया ना, बना लीजिए।
बोले बोले सुनो, सामान्य क्रिया, हेडिंग डालेंगे सामान्य क्रिया। जो क्रिया, सामान्य क्रिया मतलब सिंपल वर्ब ना, सामान्य माने सिंपल। जो क्रिया एक ही मूल धातु से बनती है, एक ही मूल धातु से बनती है, उसे साधारण क्रिया या सामान्य क्रिया कहते हैं। उसे साधारण क्रिया या सामान्य क्रिया कहते हैं। अथवा दूसरी परिभाषा लिखेंगे, जिन वाक्यों में एक ही मूल धातु से बने क्रियापद का प्रयोग हो, एक ही मूल धातु से बने क्रियापद का प्रयोग हो, वे सामान्य क्रियाएं कहलाती हैं। वे सामान्य क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे मैंने पाठ पढ़ा, माँ पुस्तक लाई, गरिमा ने खाना खाया। स्पष्टीकरण नीचे लिखेंगे, उपर्युक्त वाक्यों में खाया, चलिए पहले पढ़ा करना चाहिए था, कोई बात नहीं, चलिए अब उल्टे ही लिखा, नीचे से नीचे वाले क्रम से लिखा, खाया, लाई, पढ़ा, धातु से बने क्रियापद हैं। पढ़ा मतलब पढ़ धातु, खाया मतलब खा धातु ना, और लाई मतलब ला धातु, ब्रैकेट में लिख लेंगे, से बने क्रियापद हैं। अतः ये सामान्य क्रियाएं हैं। अतः ये सामान्य क्रियाएं हैं। अब लिखेंगे संयुक्त क्रिया। जिन वाक्यों में एक से अधिक धातुओं से बने, एक से अधिक धातुओं से बने क्रियापद एक से अधिक धातुओं से बने क्रियापदों का प्रयोग हुआ हो, वे संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। वे
संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। अथवा इसकी दूसरी परिभाषा लिख लेंगे सामान्य से, जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है, जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक पाठ पढ़ाने लगे, अध्यापक पाठ पढ़ाने लगे। मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया। घनश्याम रो चुका, रो चुका। हाँ, रो और चे धातु ना, रो धातु और चे धातु दो क्रियाएं है ना, संयुक्त क्रिया है। लिखेंगे उपर्युक्त वाक्यों में पढ़ाने लगे ब्रैकेट में पढ़ लग, पढ़ कामा लग कामा दो धातु है ना, खा लिया अरे लग ले कर दीजिए, ले हटा दीजिए, मतलब लगा लगे ना, दो धातुओं का प्रयोग हो रहा है, जैसे लग कोई धातु नहीं है, ठीक है। जैसे खा लिया, खा और ले ब्रैकेट में खा ले ब्रैकेट में कर लीजिए। जैसे फिर से सुनिए, उपर्युक्त वाक्यों में पढ़ाने लगे ब्रैकेट में पढ़ और ले धातु ना, पढ़ और ले, फिर खा लिया ब्रैकेट में खा और ले दो धातुएं हैं। रो चुका ब्रैकेट में रो और चे, फिर लिखेंगे दो दो धातुओं से बने क्रियापद हैं, दो दो धातुओं से बने क्रियापद हैं। दो धातुओं के योग से बने ये क्रियापद संयुक्त क्रियाएं हैं। दो धातुओं के योग से बने ये क्रियापद संयुक्त क्रियाएं हैं। लिखेंगे नोट, संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया प्रधान और दूसरी क्रिया रंजक या सहायक क्रिया कहलाती है। दूसरी क्रिया रंजक या सहायक क्रिया कहलाती है।
संयुक्त क्रिया के भेद। अब हेडिंग डालेंगे संयुक्त क्रिया के भेद, हेडिंग डालेंगे। अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के कुल 11 भेद होते हैं। अब चाहे आप शुरू से 1 2 3 4 करके पहले लिख लीजिए, नहीं तो कहिए मैं बोलता जाऊँ हेडिंग और इस तरह से लिखते जाइए। पहले 11 बोल दूँ? ठीक है, सॉरी। लिखिए। नंबर 1 आरंभ बोधक, नंबर 2 समाप्ति बोधक, आरंभ बोधक, नंबर 2 समाप्ति बोधक, नंबर 3 अवकाश बोधक, नंबर 4 अनुमति बोधक, 5 नित्यता बोधक, हाँ नित्यता, नंबर 6 आवश्यकता बोधक, नंबर 7 निश्चय बोधक, आठ इच्छा बोधक, 9 अभ्यास बोधक, 10वां शक्ति बोधक, 11वां पुनरुक्त संयुक्त क्रिया, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। रावण बताइए 11 क्रिया, 11 क्रियाएं बताइए ये। इंदु जी बताइए। हाँ बताइए। मरेज बताइए। आप बताइए। चलिए कोई बात नहीं, लिखेंगे। नंबर 1 आरंभ बोधक, जिस संयुक्त क्रिया से क्रिया के आरंभ होने का बोध होता है, जिस संयुक्त क्रिया से क्रिया के आरंभ होने का बोध होता है उसे आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। उसे आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़ने लगा, वह पढ़ने लगा, पानी बरसने लगा, राम खेलने लगा, ढोल बजने लगा आदि।
समाप्ति बोधक, हेडिंग डालेंगे समाप्ति बोधक। जिस संयुक्त क्रिया से क्रिया की पूर्णता जिस संयुक्त क्रिया से क्रिया की पूर्णता अथवा व्यापार की समाप्ति का बोध हो, क्रिया की पूर्णता लिख दूं, पूर्णता व्यापार अथवा व्यापार की समाप्ति का बोध हो, वह समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया होती है। समाप्ति का बोध हो, वह समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया है। जैसे लिखेंगे उदाहरण, जैसे वह खा चुका, वह खा चुका, वह पढ़ चुका, राम गा चुका। नोट में लिखेंगे, धातु के आगे चुकना जोड़ने से, धातु के आगे चुकना जोड़ने से, लिख दूं सोनू भाई, ठीक ना, चुकना जोड़ने से संयुक्त क्रियाएं बनती हैं। अब लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे अवकाश बोधक, अवकाश बोधक। जिससे क्रिया को निष्पन्न करने के लिए, जिससे क्रिया को निष्पन्न करने के लिए अवकाश का बोध हो, अवकाश का बोध हो, वह अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया है। वह अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया। जैसे वह मुश्किल से सो पाया, जाने ना पाया, जाने ना पाया, अनुमति बोधक। जिस क्रिया से
कार्य करने की अनुमति, कार्य करने की अनुमति, दिए जाने का बोध हो, वह अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया कहलाती है। अनुमति दिए जाने का बोध हो, वह अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे मुझे जाने दो, नहीं लोग कहते हैं, बात करते हैं, बड़ा देर हो जाता है, कहते हैं अरे यार अच्छा ठीक, आप आदेश दीजिए, जानते हैं बहुत विलम्ब हो जाए, जाने दो अब यार, जाने दो, नहीं कहते हैं बड़े देर से यार, 1 घंटा हो गया बात करते हो यार, जाने दो, अभी बहुत डांट खाएंगे, जाने दो, अच्छा अब जाने दो ना। क्या होता है अनुमति, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती चले भी जाएंगे, जाएंगे भी नहीं, जब आप कहेंगे अच्छा ठीक जाए यार बहुत देर हो गई जाइए, तब वो जाएंगे ना। आप जब तक नहीं कहेंगे तब तक वो कहते रहेंगे आपसे जाने दीजिए बड़ा विलम्ब हो गया यार, डांट खा जाएंगे, समझिए बात मेरी, जाने दो यार बड़ा विलम्ब हो जाएंगे ना, तो जाने दो। मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो, मुझे खेलने दो, यह क्रिया देना धातु के योग से बनती है। नीचे हाँ नोट में डाल लिए, यह क्रिया देना धातु के योग से बनती है। यह क्रिया देना धातु के योग से बनती है। नित्यता बोधक, जिससे कार्य की नित्यता, जिससे कार्य की नित्यता अथवा उसके बंद न होने का भाव प्रकट हो, उसके मतलब कार्य के बंद न होने का भाव प्रकट हो, बंद न होने का भाव प्रकट हो, वह नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया, वह नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे पेड़ बढ़ता गया, तोता बोलता रहा, हवा चल रही है, हवा चल रही है। अच्छा अगर आ जाए वह आ रहा है तो भी आ रहा है ना, वह आ रही है, हवा चल रही है, क्या है नित्यता बोधक, लगातार आ रहा है, रुका तो नहीं ना, नित्यता बोधक है। चाहे उसको भी लिख लीजिए जो बोला था मैंने, चाहे अगर उसकी याद आती रही ये भी लिख सकते हैं, है याद आती रही, ये भी है नित्यता बोधक, लगातार याद आ रही है ना। लिखेंगे अगला आवश्यकता बोधक, अगली क्रिया आवश्यक, क्या हाँ हाँ आती रही जाती रही, लगातार निरंतरता जिसमें बनी रही, पेड़ बढ़ता गया ना, चलता रहा,
वह लगातार चलता रहा, तो चलता रहा, आता रहा, उसकी याददाश्त जाती रही। अब क्या है इसमें, ऐसा तो है ना कि याददाश्त रुक गई, बीच में फिर सही हो गई, जाती रही, धीरे धीरे क्षीण होती रही ना, जाती रही, निरंतरता बनी है। मुट्ठी से रेत सरकती रही, आप रेत उठा लीजिए तो आपके मुट्ठी में एक भी रेत कण नहीं बचेगा ना, वो धीरे धीरे सरक के नीचे मुट्ठी में कभी रेत, निरंतरता बनी रहे ना, सरकती रही। उसके दर्द से खून रिसता रहा, उसके घाव से खून रिसता रहा, तो क्या है, निरंतरता बनी, रिस रहा है। तब तक रिसे कि जब तक मलहम पट्टी और टाँका वाँका नहीं चल जाएगा ना, तब तक तो क्या है, ये निरंतरता बनी है। आवश्यकता बोधक लिखेंगे, जिससे कार्य की आवश्यकता या कर्तव्य का बोध हो, जिससे कार्य की आवश्यकता या कर्तव्य का बोध हो। कार्य की आवश्यकता या कर्तव्य का बोध हो, वह आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया है। कार्य की आवश्यकता या कर्तव्य का बोध हो, वह आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया होती है। जैसे यह काम मुझे करना पड़ता है, यह काम मुझे करना पड़ता है। मुझे व्याकरण पढ़ाना पड़ता है, मुझे व्याकरण पढ़ाना पड़ता है। जैसे घर और पे कोई नहीं आ जाता तो कहते हैं अरे पूरा घर का ही समझ लीजिए, पूरा काम धाम सब मुझे ही करना। अब मान लीजिए भैंस को चारा मुझे डालना, बालेंगे, छाटेंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, सब मुझे करना पड़ता है। क्या है, आवश्यकता मतलब मैं ही करूँगा तभी होगा, अन्यथा नहीं होगा, मुझे करना पड़ता है, मेरा कर्तव्य है ये करना, मैं करता हूँ उसको, और मेरे ऊपर सब घर का भार है, मुझे करना पड़ता है। सब चारा पानी, सानी पानी सब हमको ही करना पड़ता है, मुझे ट्रैक्टर चलाना पड़ता है, खेत मुझे जोतना पड़ता है, सब मैं करता हूँ। मतलब जिम्मेदारियों का एहसास ना, कर्तव्य है उनका, उनको करना है। ठीक है, सही भी है, अच्छा भी है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, मेरे लिए भी ठीक है, सही है। निश्चय बोधक, अच्छा, निश्चय बोधक, जिस संयुक्त क्रिया से, जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया के व्यापार की, मुख्य क्रिया के व्यापार की निश्चयता का बोध हो, व्यापार की निश्चयता का बोध हो, उसे निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। उसे निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक, सुन लीजिए फिर से। जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया के व्यापार की निश्चयता का बोध हो, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे उसने कहा मैं मार बैठूंगा, अब दे ही डालो,
अब दे ही डालो। अच्छा मान लीजिए ही भी अगर दे दिया कि इसमें निम्नलिखित में से क्या है, जैसे दे दिया कि निश्चय बोधक क्रिया, अव्यय, विशेषण और निपात। बिल्कुल ठीक, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, निपात जिस क्रिया पर जोर दिया जाता है ना, किसी बात पर बल दिया जाता है, वो वहाँ क्या होता है, निपात हो, जैसे ही भी तक ना। ठीक, अब दे ही डालो। नीचे लिखेंगे एक लाइन में, इस प्रकार की क्रियाओं में, चाहे नोट में लिख लेंगे, इस प्रकार की क्रियाओं में पूर्णता और नित्यता का भाव वर्तमान होता है। पूर्णता और नित्यता का भाव वर्तमान होता है या निहित होता है। लिखेंगे इच्छा बोधक। इससे क्रिया के करने की इच्छा प्रकट होती है। इससे क्रिया के करने की इच्छा प्रकट होती है। जैसे इससे क्रिया को करने की इच्छा प्रकट होती है। जैसे वह घर आना चाहता है। मैं खाना खाना चाहता हूँ। वह घर आना चाहता है। मैं खाना खाना चाहता हूँ। शक्ति बोधक, नहीं सॉरी, अभ्यास बोधक। अभ्यास बोधक इससे क्रिया के करने के अभ्यास का बोध होता है। इससे क्रिया के करने के अभ्यास का बोध होता है। इससे क्रिया के करने के अभ्यास का बोध होता है। जैसे, हाँ लिखेंगे, जैसे नहीं लिखेंगे, लिखेंगे सामान्य भूतकाल की क्रियाओं में, उसी के आगे लिखेंगे, नोट में नहीं लिखेंगे। सामान्य भूतकाल की क्रियाओं में, उसी में नहीं, नोट में नहीं लिखेंगे, उसी में लिखेंगे करना क्रिया लगाने से। सामान्य भूतकाल की क्रियाओं में करना क्रिया लगाने से अभ्यास बोधक संयुक्त क्रियाएं बनती हैं।